नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम एमसीक्यू को सोल्व करेंगे। और आज जिस सेगमेंट को हमने उठाया है वो टैक्सेशन है, जिसमें टैक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये नई सीरीज़ है और नई सीरीज़ का ये पहला वीडियो आपके सामने है। अगर आपको अच्छी लगी तो आप बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या सीरीज़ को कंटिन्यू रखें या इसको बीच में ही छोड़ दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप इनको खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करना। और चलो देखते हैं। भारत में सबसे पहला आयकर लगाया गया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है। उसका राइट आंसर है 1860 में सबसे पहले आयकर लगाया गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार आय की परिभाषा है समावेशी है, पूर्ण है, पेचीदा है, सरल है। तो उसका राइट आंसर है समावेशी, इंक्लूसिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयकर में गत वर्ष का तात्पर्य है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा जब आपने इनकम टैक्स पढ़ा होगा अपने सेकेंड ईयर में। तो आपको पता है कि कर निर्धारण वर्ष पूर्व का वित्तीय वर्ष से। तो ध्यान रखा, गत वर्ष का मतलब होता है वित्तीय वर्ष से पूर्व का वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है। एक व्यक्ति की आय में, फर्म की आय में, कंपनी की आय में, स्थानीय सत्ता की आय में। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों एक व्यक्ति की आय में इसको शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गत वर्ष सदैव समाप्त होता है, तो 31 मार्च को समाप्त होता है, 30 अप्रैल को समाप्त होता है, 31 दिसंबर को समाप्त होता है, 30 जून को। तो दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च को ये समाप्त होता है। तो राइट आंसर इसका 31 मार्च। और स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम आयकर किसके द्वारा लगाया गया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताना है। सर ल्यूकस पेसियोली के द्वारा, सर जेम्स के द्वारा, सर न्यूटन के द्वारा, सर जेम्स विल्सन के द्वारा। तो भारत में सर्वप्रथम इनकम टैक्स किसके द्वारा लगाया गया था? इसका राइट आंसर है सर जेम्स विल्सन के द्वारा। और ल्यूकस पेसियोली कौन थे? तो डबल एंट्री सिस्टम के जनक इनको कहा जाता है, ये वे थे। इनको तो आपको पता होगा अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है। आयकर की दरें किसके अंतर्गत तय होती है? तो आप बताना, यहाँ पे आप गलती मत करना बिल्कुल भी कि कभी आप आयकर अधिनियम लगा दो। तो आयकर की जो दरें डिसाइड होती हैं वो वित्त अधिनियम के अंतर्गत तय होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है, वित्त अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक करदाता की कुल सकल आय गणना कितने शीर्षकों के अंतर्गत की जाती है? तो उसका राइट आंसर क्या है? 3, 4, 5 और 6। तो उसका राइट आंसर है 5। तो कितने हेड हैं? हेड होते हैं 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जाके बताना, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, अदर सोर्सेज, और एक और है, उसको कमेंट बॉक्स में आप जाके बताना, ठीक है। तो 5 हेड होते हैं, जो सकल आय गणना 5 हेड के अंतर्गत की जाती है, वह हमने बता दिया है आपको। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 माह की अवधि के रूप में जानी जाती है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक स्टार्ट होती है, तो इसको वित्तीय वर्ष बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं इसको। तो राइट आंसर दोस्तों उसका डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कर्मचारी को प्राप्त मकान किराया भत्ते की कर मुक्ति की अधिकतम सीमा क्या होगी यदि वह महानगरों में रहता है? वेतन का 50%, 40% वेतन का, 10% वेतन का, 60% वेतन का। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ए, वेतन का 50%। तो मकान किराया भत्ता अगर आपको मिला है, आचार्य हाउस रेंट अलाउंसेस अगर आपको मिला है, तो अधिकतम सीमा क्या होगी? वेतन का 50%, अगर वह महानगरों में रहता है। ये आपने अच्छे से जब सैलरी चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कुछ कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। एक कर्मचारी को प्राप्त मकान की सुविधा का मूल्य जो नियोक्ता के स्वामित्व वाला है
तथा ऐसे शहर में स्थित है जहाँ जनसंख्या 12 लाख है, तो कितना एग्जाम्प्ट होगा? तो वेतन का 15% है, वेतन का 10% है, वेतन का 7.5% और मकान का उचित किराया। तो उसका राइट आंसर दोस्तों बी है, वेतन का 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, वेतन में शामिल है। तो आप बताइए वेतन में क्या शामिल है, इनको पढ़िए और पढ़िए। पेंशन, मजदूरी, विक्रय पर कमीशन। तो दोस्तों वेतन में सभी चीज़ शामिल होती है, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कर योग्य आय है? भारत से प्राप्त कृषि आय, विदेशी भत्ता, भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश और विदेश से प्राप्त कृषि। तो भारत से प्राप्त कृषि आय तो एग्जेम्प्ट होती है, आपको पता है। विदेशी भत्ता, भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश और विदेश से प्राप्त कृषि आय। तो इनमें से दोस्तों राइट आंसर विदेश से प्राप्त जो कृषि आय होगी वो कर योग्य है आपकी। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। संसद सदस्य को प्राप्त दैनिक भत्ता है, वो कर मुक्त होता है, कर योग्य होता है या अंशतः का योग होता है? इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों वो कर मुक्त होता है। जो संसद सदस्य को भत्ते मिलते हैं दैनिक, वे कर मुक्त होते हैं। विदेश में व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित नहीं होता है, कर योग्य है। आपने स्थिति पढ़ी होगी कि 3 जो होता है, निवासी, अनिवासी और एक और होता है। जब निवासी योग्य तब निकालते हैं, एक तो निवासी होता है, एक अनिवासी होता है और एक साधारण निवासी होता है, ठीक है ना। तो ये वाला वो वाला चैप्टर है, आपने पढ़ा है। तो इसका जो राइट आंसर है साधारण निवासी की दशा में विदेश में व्यापार से आए जो भारत में नियंत्रित नहीं होता, कर योग्य है। तो साधारण निवासी इसको देगा, ठीक है। असाधारण निवासी, अनिवासी नहीं देगा। तो उसका राइट आंसर है ए, साधारण निवासी। साधारण निवासी दोस्तों इस आय को देगा, टैक्स देगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में निवासी के लिए कर योग्य आय नहीं है। भारत में प्राप्त आय, भारत में उपार्जित आय, विदेशी आय। आपको अच्छे से पता है जो भारत का निवासी है वो तो अगर भारत में और या भारत के बाहर कहीं भी व्यापार अगर वो कर रहा है तो वो टैक्स तो देगा, ठीक है। तो भारत में प्राप्त है इस पर टैक्स वो देगा, भारत में उपार्जित है उस पर भी टैक्स देगा, विदेश में कहीं इनकम हो रही है उस पर भी टैक्स देगा। तो उसका जो राइट आंसर ये है। तो ये क्या है, ये स्थानांतरण है। पूर्व के बिना कर लगी हुआ है जो गत वर्ष में भारत लाई गई है, ट्रांसफ़र है, पिछले सालों की कोई आई है वो केवल भारत में लाई गई है। तो यह कर योग्य नहीं है निवासी की स्थिति में। आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा, उसके कुछ रूल्स पढ़ोगे आपने जब आपने वो चैप्टर सोल्व किया होगा कि निवासी किन दशा में टैक्स पे करता है, साधारण निवासी किन दशा में टैक्स पे करता है, अनिवासी किन दशाओं में टैक्स पे करता है, या कौन कौन सी चीज़ों से उन्हें छूटें प्राप्त होती है। तो आपको पता है कि पूर्व की बिना कर लगी हुआ है विदेशी आय जो गत वर्ष भारत में लगाई है वो कर योग्य नहीं होती है निवासी के लिए। लेकिन ये जो यहाँ पर आय लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे लिखा है भारत में प्राप्त आय, भारत में उपार्जित आय, विदेशी आय, इन पे तो टैक्स देगा। तो उसका राइट आंसर है डी। जब हम अपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ते थे तो बहुत बार ये पॉइंट्स डाल के एग्जामिनर हमें कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता था कि पूर्व की बिना कर लगी हुआ है भारत में लाएगी वो टैक्सेबल है नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि निवासी व्यक्ति नहीं देगा। तो राइट आंसर इसका डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने। निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? अभी मैंने बताया कि 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। आप कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि वे 3 स्थितियाँ कौन सी हैं। निम्न में से कौन सी कृषि आय है? मुर्गी पालन से आए, डेयरी फार्म से आए, फार्म हाउस के आए, कृषि कार्य में लगी कंपनियों से प्राप्त लाभांश। तो इसका राइट आंसर है फार्म हाउस की आय ही कृषि आय होती है। चलिए कृषि फार्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन है। कृषि फार्म है उसके मैनेजर को जो वेतन मिलता है वो क्या है? पेंशन से आए है, वेतन से आए है, कृषि आय है, अन्य साधन से आए है।
तो उसका राइट आंसर दोस्तों वेतन से है, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो उसका राइट आंसर जो मैनेजर को वेतन मिल रहा है वो वेतन से आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय है। कृषि आय, आकस्मिक आय, व्यावसायिक आय है, पैसे से आय है। तो उसका दोस्तों राइट आंसर है कृषि आय। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्म द्वारा साझेदार को दिया गया पूंजी पर ब्याज स्वीकृत है। आप बताना कितना ब्याज स्वीकृत होता है। तो दोस्तों उसका राइट आंसर है सी 12%। तो 12% ही पूंजी पर ब्याज स्वीकृत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से नगरपालिका कर की कटौती मिलेगी। गत वर्ष में किराएदारों द्वारा जमा राशि, गत वर्ष में मकान स्वामी द्वारा जमा राशि, गत वर्ष में देय, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों बी, गत वर्ष में मकान स्वामी द्वारा जमा राशि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी आय संपत्ति से आयकर योग्य नहीं है। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ए, फार्म हाउस। ठीक है, तो राजमहल, व्यापारिक भवन ये तो हैं और फार्म हाउस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। धारा 23(2)(b) में वर्णित खाली रही मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य होगा। तो खाली अगर कोई संपत्ति है तो उसका वार्षिक मूल्य दोस्तों शून्य होता है, 0 होता है। इसका राइट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय ब्याज को छोड़कर अन्य व्ययों के संबंध में कटौती की मात्रा है। तो 4 ऑप्शन है। वार्षिक मूल्य का 1/3 भाग, वार्षिक मूल्य का 1/4 भाग, सी प्राप्त किराए का 1/4 भाग, डी वार्षिक मूल्य का 30%। तो उसका राइट आंसर है डी, वार्षिक मूल्य का 30%। एक कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होती है तो उस प्राप्त एक मुश्त पेंशन कर योग्य होगी। कोई व्यक्ति है, ये सैलरी का क्वेश्चन है आपके सामने। तो उसमें जो ग्रेच्युटी उसको व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो रही, उस कर्मचारी को, तो उस प्राप्त एक मुश्त पेंशन कर योग्य होगी। तो उसका राइट आंसर है बी, कुल पेंशन का 1/2 भाग। ये आपको ध्यान रखना है, कुल पेंशन का 1/2 भाग इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैर सरकारी कर्मचारी जो कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए कर मुक्त ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा क्या है दोस्तों। तो 10 लाख है, 3 लाख है, 20 लाख है या 5 लाख रुपए है। तो उसका राइट आंसर है सी, 20 लाख रुपए अधिकतम राशि है जो एग्जेम्प्ट है। मनोरंजन भत्ते कटौती की अधिकतम सीमा क्या है। सभी कर्मचारियों के लिए 5,000 रुपये है, सरकारी कर्मचारियों के लिए 5,000 रुपये है, निजी कर्मचारियों के लिए 5,000 रुपये है, या सकल वेतन का 1/5 भाग है। तो आपको अच्छे से पता है कि मनोरंजन भत्ते कटौती की जो अधिकतम सीमा होती है वो केवल सरकारी कर्मचारी को मिलती है और केवल 5,000 रुपये तक उसकी लिमिट है। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मालिक की सुविधा का मूल्य कर योग्य होता है। तो प्रत्येक कर्मचारी के लिए, विशिष्ट कर्मचारी के लिए, अधिकारियों के लिए, डायरेक्टर के लिए। इसका राइट आंसर है विशिष्ट कर्मचारियों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमाणित भविष्य निधि खाते में जमा पर ब्याज कर मुक्त होगा। कितने % तक मुक्त होता है दोस्तों। तो 8% है, 9% है, इसमें 9.5% है, 10% है। तो उसका राइट आंसर है 9.5% तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारी को प्राप्त मकान किराया भत्ते की कर मुक्ति की अधिकतम सीमा क्या होगी यदि वह महानगरों में रहता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। ऑप्शन पढ़ के आप बताइए कि कर मुक्ति की अधिकतम सीमा क्या होगी अगर वह महानगरों में रहता है। तो उसका राइट आंसर है वेतन का 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंशों की दशा में दीर्घकालीन पूंजी लाभ उसी दशा में होगा जब करदाता उन्हें
अपने पास रखें। तो आपको पता है जब आप कैपिटल गेन पढ़ते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो दीर्घकालीन पूंजी लाभ कब होगा? जब वो 12 माह से अधिक होगी, अंशों की दशा में, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी। आप बताना शॉर्ट टर्म में कब होता है, लॉन्ग टर्म में कब होता है, कमेंट बॉक्स में अगर आपने थोड़ा भी बहुत पढ़ा हो इसके बारे में। आप अपनी ग्रेजुएशन की बुक्स उठा के रिवाइज कर सकते हैं इन्हें, क्योंकि उससे बढ़िया सोर्स आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पूंजी लाभ को दीर्घकालीन होने के लिए करदाता के पास संपत्ति रहनी चाहिए। तो 24 माह तक, 36 माह तक, 36 माह से अधिक, 12 माह तक। तो उसका राइट आंसर है सी, 36 माह से अधिक। आप देखना, ध्यान रखना है कि जो शेयर है उसके, जब शेयरों की बात करेंगे हम, अंश की बात करेंगे, तो उसके संदर्भ में 12 माह से अधिक होना चाहिए, तभी वो दीर्घकालीन पूंजी कहलाएगा। लेकिन अगर कोई संपत्ति है, ठीक है, तो उसकी दशा में, उस दशा में 36 माह से अधिक आपके पास वो होनी चाहिए, तो तब उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल में हम इंक्लूड करेंगे। तो उसका राइट आंसर है सी, 36 माह से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति की दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर निम्नलिखित दर से कर लगेगा। तो दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर कितने परसेंट से दर लगेगा? 10% से, 20% से, 20% से, 15% से, 30% से। तो उसका राइट आंसर है बी, 20% या 20%। निम्न में से कौन सी पूंजी संपत्ति नहीं है? तो व्यापार की ख्याति, गुडविल, आभूषण, व्यापारिक माल का रहतिया, दिल्ली में कृषि भूमि। तो जो स्टॉक होता है वो आपकी पूंजी संपत्ति नहीं है। व्यापारिक ख्याति, आभूषण और दिल्ली में कृषि भूमि, ये आपकी पूंजी संपत्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। घरेलू फर्नीचर को बेचने पर आय है, कर योग्य है, कर मुक्त है, पूंजी लाभ है, आयगत लाभ है। तो उसका राइट आंसर है कर मुक्त। घरेलू फर्नीचर पर बेचने पर आय होती है तो दोस्तों वो कर मुक्त होते हैं। घरेलू घर का फर्नीचर है दोस्तों, तो कर मुक्त है, एग्जाम्प्ट है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए प्लांट पर अतिरिक्त ह्रास की दर है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों बी, डी, 20% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अशोधित ह्रास को अगले कितने कर निर्धारण वर्षों तक समायोजन हेतु आगे ले जाया जा सकता है? तो आपको ध्यान रखना कि कितने कर वर्षों तक। ठीक है, तो बैड डैब है, अशोधित ह्रास है, तो उसे अनिश्चित काल तक के लिए आगे ले जा सकता है। तो उसका राइट आंसर दोस्तों डी, अनिश्चित काल तक। आयकर अधिनियम के अंतर्गत ह्रास किस पर लगता है? ठीक है, तो इनकम टैक्स के अंतर्गत बताना है कि ह्रास किस पर मिलता है। क्रय मूल्य पर, मार्केट मूल्य पर, रिटर्न ऑफ मूल्य पर, अंकित मूल्य पर। तो दोस्तों उसका राइट आंसर है सी, अपलिखित मूल्य पर, रिटर्न ऑफ प्राइस जो होता है उस पर मिलता है। तो राइट आंसर है इसका सी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। धारा 44 AD के अंतर्गत कौन पात्र करदाता नहीं है? तो एक व्यक्ति, HUV, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, पार्टनरशिप फर्म, सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों HUF, हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्यापार से आय की गणना में स्वीकृत होता है संदिग्ध ऋण संचय, वास्तविक डूबत ऋण, संदिग्ध ऋण, ये सभी। तो दोस्तों व्यापार से आय की गणना में स्वीकृत होता है एक्चुअल बैड डेब, वास्तविक डूबत ऋण। तो उसका राइट आंसर दोस्तों बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक डॉक्टर है, उसका कार्य किसके अंतर्गत आता है? व्यापार के, खेती के, प्रोफेशन के, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उसका राइट आंसर है पेशा, प्रोफेशन है। डॉक्टर हुए, टीचर्स हुए, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो वे प्रोफेशन के अंतर्गत आता है उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुछ दशाओं में अतिरिक्त शोध के लिए कटौती का 100% स्वीकृत होता है।
किसी भी करदाता को, कंपनी करदाता को, वैज्ञानिक शोध को, सहकारी समिति को। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों सी, वैज्ञानिक शोध को। ताश के खेल से हानि की पूर्ति की जा सकती है। ताश के खेल के लाभ से, लॉटरी की आय से, अन्य साधनों की आय से, किसी भी आय से नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, जितने भी हम सट्टे वगैरह या जितने भी इस तरह की हम गतिविधियों से लॉस अर्जित करते हैं, लॉस मिलता है, वो किसी भी आय से पूर्ति नहीं की जा सकती उसकी। तो राइट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जा सकती है। तो अल्पकालीन पूंजी लाभ से, दीर्घकालीन पूंजी लाभ से, पूंजी लाभ से, किसी भी आय से। तो जो दीर्घकालीन पूंजी से अगर कोई हानि हो रही है दीर्घकालीन पूंजी वाली से, तो उसकी पूर्ति दोस्तों दीर्घकालीन पूंजी लाभ से उसकी पूर्ति की जा सकती है। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा, कैपिटल गेन में आपने पढ़ा होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर है बी, दीर्घकालीन पूंजी लाभ से। अवयस्क की आय में शामिल की जाती है। जो अवयस्क बच्चा है कोई या और माइनर है वो, और 18 साल से कम का वो व्यक्ति है, बच्चा है वो, तो उसकी आय किसके अंतर्गत शामिल की जाएगी? मम्मी के, माता के, पिता के। माता पिता की आय में जिसकी आय अधिक हो, या माता पिता दोनों की आय में। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई 18 साल से कम का कोई बच्चा है, अवयस्क है वो, तो उसकी आय किस में शामिल की जाएगी? जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, उसकी आय में जिनकी अधिक हो। अगर मम्मी की आय ज़्यादा है माता की, तो उनके आय में ऐड कर देंगे। अगर पिता की आय ज़्यादा है तो उनके आय में ऐड कर देंगे। तो इन दोनों में जिनकी आय अधिक हो उसमें हम ऐड कर देंगे अवयस्क बच्चे की आय। तो उसका राइट आंसर है सी, माता पिता की आय में जिसकी आय अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विकलांग अवयस्क बच्चे की आय किसकी आय में शामिल की जाएगी? तो माता पिता की आय में, माता की आय में, पिता की आय में, या माता पिता जिसकी आय अधिक हो उसमें, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट बॉक्स में जाके बताना ये कंडीशन कौन सी वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य परिवार पेंशन में से कटौती मिलती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पेंशन का 1/3, पेंशन का 30% या 15,000 जो कम हो, पेंशन का 1/3 या 15,000 जो कम हो, या शून्य। तो अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य परिवार पेंशन में से कटौती मिलती है दोस्तों, पेंशन का 1/3 या 15,000, जो भी इनमें से कम होगी, लेस होगी, वो आपको कटौती मिलेगी। तो उसका राइट आंसर है सी। जो आपका टैक्सेशन है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शन है। इसको तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आपको न्यूमेरिकल पोर्शन की एक अच्छी खासी समझ इसकी होनी चाहिए, तभी जाके आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, अन्यथा सोल्व करना बहुत मुश्किल है, हो नहीं पाएगा। मकान संपत्ति को किराएदार द्वारा पुनः किराए पर उठाने से आय क्या है दोस्तों? मकान संपत्ति से आय है, अन्य साधनों से आय है, कर मुक्त है, व्यवसाय की आय है। तो उसका राइट आंसर है ए, मकान संपत्ति से आय। पेंशन किस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है? तो आपको पता ही है पेंशन वगैरह हम कहाँ पढ़ते हैं, सैलरी चैप्टर में पढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो उसका राइट आंसर है ए, सैलरी, वेतन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी आय अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, शीर्षक में कर योग्य नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, आप बताओ। सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश, वर्ग पहली का इनाम, व्यापार की ख्याति बेचने पर लाभ, बैंक से ब्याज। तो व्यापार की ख्याति बेचने पर लाभ ये अदर सोर्सेज में शामिल नहीं की जाएगी, जबकि ये अदर सोर्सेज में शामिल किया जाएगी। तो राइट आंसर है दोस्तों उसका सी। चलिए, लॉटरी से जीत पर आयकर की दर है। लॉटरी से अगर आपने कुछ इनकम अर्जित की है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा? तो 30%। राइट आंसर है 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन पर उपकर की दर कितने % होती है दोस्तों? उसका राइट आंसर है 4%।
आय के विभिन्न स्रोतों के योग को कहते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कुल आय, सकल कुल आय, शुद्ध आय, कुल कर योग्य आय। तो इसका राइट आंसर है बी, सकल कुल आय। सकल कुल आय इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। धारा 80C की निम्नलिखित में से किसको उपलब्ध नहीं होती? जो धारा 80C की कटौती है वह किसको उपलब्ध नहीं होती? एक व्यक्ति को, हिंदू विभाजित परिवार को, कंपनी को, इन सभी को। तो दोस्तों 80C की जो कटौती है वो कंपनी को प्रोवाइड नहीं होती है। इसका राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80C की कटौती तो आपको पता होनी चाहिए, आप पढ़ सकते हैं एक बार जाके इनको अच्छे से अपनी बुक्स में। धारा 80G की कटौती किससे संबंधित दी जाती है? क्योंकि एग्जामिनर ये पूछ सकता है आपसे कटौती 80C की कटौती क्या है, 80G की कटौती क्या है। ठीक है, तो 80G की कटौती किसके संबंध में दी जाती है? तो दिवाली गिफ्ट, रॉयल्टी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्माण या दान। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों डोनेशन, दान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्री मुकेश पूर्णतः ब्लाइंड है, उन्हें धारा 80U की कटौती मिलेगी। तो धारा 80U की कटौती आपको ध्यान रखना है, ये कटौती आपको पता होनी चाहिए 80CGU। तो कटौती कितनी मिलेगी? तो दोस्तों 1,25,000 रुपये की उन्हें डिडक्शन मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा 80E के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की छूट की सीमा क्या है? तो धारा 80 के अंतर्गत आपने उच्च शिक्षा के लिए ऋण ले रखा है, तो उस ऋण पर ब्याज की छूट की सीमा क्या है? दोस्तों कोई सीमा नहीं है। इसका राइट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर निर्धारण के लिए धारा 80C के अंतर्गत अधिकतम कटौती राशि क्या है? तो आपको अच्छे से पता होगा, ये तो पता ही है आपको कि 1.5 लाख रुपए तक 80C के अंतर्गत कटौती मिलती है। अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपए। अगर आपको भी किसी के ITR भरोगे, इनकम टैक्स रिटर्न, तो 1.5 लाख तक की तो कटौती आपको दोस्तों मिल जाएगी उसमें 80C के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा 80DD के अंतर्गत निष्पक्षता के संबंध में स्वीकृत कटौती की राशि है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 75,000 रुपये। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे इनको आप कहाँ से पढ़ोगे? देखो इन धाराओं को पढ़ने का अच्छा तरीका जो आपकी ग्रेजुएशन की बुक है आप वहाँ जाकर उनको पढ़िए अच्छे से, तो आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि अगर बाकी आप बुक्स मार्केट में ख़रीदोगे तो उसमें इन्फॉर्मेशन आपको पूरी नहीं मिलेगी। तो आप इसलिए उन बुक्स को ही रेफ़र करें जो आपने अपने UG के दौरान पढ़ी हैं। कोई भी बुक्स आपके पास हो वही चलेगी। दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जा सकती है। तो दीर्घकालीन पूंजी की हानि है, उसकी पूर्ति कब तक कर सकते हैं? कि 2 साल तक, 4 साल तक कर सकते हैं। उस लॉस को कवर कब तक कर सकते हैं? तो 8 साल तक, अगले 8 साल तक हम उस लॉस को कवर कर सकते हैं। और कहाँ से कर सकते हैं? केवल दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ से। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है सी। सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण की धारा है तो 144। तो आपको ध्यान रखना धारा 144। ये धारा 144 पुलिस वाली नहीं है IPCC की, ये हमारी इनकम टैक्स वाली है। तो उसका राइट आंसर है 144। स्वयं कर निर्धारण की धारा है, तो ये आपको बहुत पता होना चाहिए कि स्वयं कर निर्धारण धारा है। आप कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि स्वयं कर निर्धारण क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 140A। धारा 140 के A के अंतर्गत स्वयं कर निर्धारण के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर है इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भूल सुधार किया जाता है, तो भूल सुधार दोस्तों किया जाता है कौन सी धारा के अंतर्गत? तो राइट आंसर है US 154। तो ये आपको ध्यान रखना है, भूल सुधार किया जाता है 154 US के अंतर्गत। पैन प्राप्त करना अनिवार्य है, स्थायी खाता संख्या। पैन के आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और आपसे ये भी पूछ सकता है कि पैन में कितनी डिजिट होती है पैन नंबर में। तो प्राप्त करना अनिवार्य है किन के लिए? आयकर दाता के लिए, आयतकों के लिए, सेवा शुल्क के अंतर्गत करदाता के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो दोस्तों पैन इन सभी के लिए अनिवार्य होता है। तो राइट आंसर है इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसकी वेतन या पारिवारिक पेंशन या ब्याज से आय है के लिए निर्धारित फॉर्म है।
तो आपने ITR अगर फिल की होगा, ना भी की हो तो आप इस क्वेश्चन को वैसे भी सोल्व कर सकते हैं अगर आपने पढ़ रखा है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फर्स्ट फॉर्म के तहत ये वेतन या पारिवारिक पेंशन ब्याज से आए हैं कि निर्धारित फॉर्म है, तो ये फॉर्म इनके लिए है, या इनकम टैक्स रिटर्न फर्स्ट ये वाला फॉर्म इनके लिए है। तो राइट आंसर इसका ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक फर्म जिसके खातों का अंकेक्षण अनिवार्य है, आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए देय तिथि है। तो 30 सितंबर इसका राइट आंसर है, 30 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति की दशा में आयकर विवरणी दाखिल करने की देय तिथि है। तो कोई व्यक्ति है, उसकी दशा में ITR भरने की जो तिथि है वो कौन सी है दोस्तों? 31 जुलाई। तो राइट आंसर है इसका ए, 31 जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आयकर पदाधिकारियों में सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। तो 4 ऑप्शन में वित्त मंत्री होता है, वित्त सचिव होता है, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड होता है, या मुख्य कमिश्नर होता है। तो आयकर पदाधिकारियों में जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है दोस्तों, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड। तो राइट आंसर है इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयकर विभाग का नियंत्रण करता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आयकर विभाग का नियंत्रण कौन करता है? प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जामिनर पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आयकर पदाधिकारियों की अंतिम कड़ी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आयकर निरीक्षक, कर वसूली अधिकारी, आयकर अधिकारी, डी आयकर कमिश्नर। तो इसका राइट आंसर है आयकर निरीक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर निर्धारण अधिकारी होता है सहायक कमिश्नर, उप कमिश्नर, आयकर अधिकारी, डी ये सभी। तो ये सभी कर निर्धारण अधिकारी दोस्तों सहायक कमिश्नर भी हो सकता है, उप कमिश्नर भी, और आयकर अधिकारी भी। कर योग्य आय 8 लाख होने पर आयकर पर देय सरचार्ज की दर क्या होती है? तो दोस्तों सरचार्ज की जो दर होती है वो 2% होती है। उद्गम स्थान पर कर की कटौती प्राप्त मानी जाती है, व्यय मानी जाती है, ए और बी दोनों, या डी जुर्माना माना जाता है? तो दोस्तों उद्गम स्थान पर कर की कटौती आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि क्या बोलते हैं इसको। TDS टैक्स डिडक्शन सोर्सेस ये पूछ सकता है एग्जामिनर, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। तो दोस्तों ये प्राप्त मानी जाती है। तो उसका राइट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक के साथ स्थायी जमा की राशि अधिक होने पर पैन लिखना अनिवार्य है। तो दोस्तों कितने अमाउंट अगर जमा करेंगे तो पैन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो 50,000 रुपये की एक अमाउंट अगर आप इससे ज़्यादा जमा करते हैं 50,000 से ऊपर, तो उसके लिए आपको पैन अनिवार्य है, पैन कार्ड आपसे मांग सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी गारमेंट की दुकान है उससे उसको आय हो रही है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म निर्धारित है? तो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 4th। तो आपको ये ध्यान रखना है ITR 4th। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो वकील या डॉक्टर है उसके लिए कौन सा फॉर्म निर्धारित है? तो ITR 4, ये ध्यान रखना है आपको। एक व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है भारत में, भारत के बाहर, भारत में तथा भारत के बाहर, डी कहीं भी नहीं। तो आपको पता है ये तो आंसर है ही नहीं। तो उसका राइट आंसर है भारत में तथा भारत के बाहर। तो कहीं भी वो इनकम जनरेट कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो राइट आंसर दोस्तों सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करदाता की निवास स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है, नहीं बदलेगी, निश्चित बदलेगी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नहीं बदलेगी ये भी आंसर नहीं है, निश्चित बदलेगी ये भी नहीं है, बदल सकती है और बदल नहीं भी सकती है। तो राइट आंसर है इसका बदल सकती है, बदल सकती है भाई। तो राइट आंसर है ए। वेतन शीर्षक में निम्नलिखित में से किस करदाता की आय कर योग्य होती है? तो वेतनभोगी कर्मचारी के लिए, व्यवसायी के लिए, निर्माता के लिए, वकील के लिए। तो आपको अच्छे से पता है वेतन शीर्षक है।
तो वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए इसमें आय योग्य होगी। व्यवसाय के लिए बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वहाँ पे कर योग्य होगी। वकील के लिए भी वहीं पे कर योग्य होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि वेतन शीर्षक में तो वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ही कर योग्य होगी। तो उसका राइट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर का आधार होता है। तो इसका राइट आंसर है वार्षिक मूल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वकील का कार्य किसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों उसका जो वकील है, वकील कौन होता है दोस्तों, प्रोफेशन। तो व्यापार तो उसको तो नहीं ना, व्यवसाय होता है। तो उसका राइट आंसर है सी, पेशा। तो एक वकील का कार्य किसके अंतर्गत आता है, तो पेशा, प्रोफेशन है उसका। ठीक है, तो आपने ये देखे हैं टैक्सेशन के लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हमने सोल्व किए हैं। बाकी इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।